दोस्तों, सम्यक संस्कृति में मौर्य काल तक की जो भी भाषा लिपि है वह बिल्कुल ही अपने शुद्ध स्वरूप में थी। उस समय तक कोई भी बाहर की भाषा लिपि का संक्रमण नहीं हुआ था। सबसे पहला विदेशी शासक क्रमशः शक कुषाण के आने के बाद से ही सम्यक संस्कृति में प्रचलित पाली भाषा और धम्म लिपि में थोड़ा बाहरी ध्वनि और कुछ व्यंजन का संक्रमण मिलता है। फिर भी सम्यक संस्कृति की पाली भाषा और धम्म लिपि अपना स्वरूप नहीं खोई थी। आज कुछ लोगों द्वारा दावा किया जाता है कि शक शासकों द्वारा लिखा गया जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। ऐसी जानकारी मिलने से आज कई पाठक दिग्भ्रमित हो जाते हैं। सही बात है, लोग दिग्भ्रमित क्यों नहीं होंगे? आखिर कोई जानकार लेखक जो लिख रहा है, लेकिन वह जानकार लेखक भ्रमिक वंश का है या थोड़े ही किसी को मालूम है। वास्तविकता यह है कि संस्कृत भाषा का कोई लेख जब भी लिखा जाएगा तो वह नागरी लिपि में ही लिखा जाएगा, नहीं तो वह संस्कृत का प्रारूप नहीं बन सकता। एक बात और, संस्कृत लिखने के लिए हलंत, विसर्ग, चंद्र बिंदु का होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बिना संस्कृत लिखा ही नहीं जा सकता है। साथ ही संस्कृत की वर्णमाला में धम्म लिपि के स्वर व्यंजन से कुछ अधिक स्वर व्यंजन की आवश्यकता होती है। अब कोई बताए कि जूनागढ़ अभिलेख में हलंत, विसर्ग, चंद्र बिंदु के साथ संस्कृत में पाए जाने वाले स्वर व्यंजन हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम सभी को इस बात का ध्यान देना होगा कि धम्म लिपि द्वारा लिखित पाली भाषा और नागरी लिपि द्वारा लिखित संस्कृत भाषा में अंतर समझने से पहले इन दोनों की लिपि की वर्णमाला और शब्दों को उच्चारण करते समय उससे निकलने वाली अंतिम ध्वनि की आवाज़ कैसी होती है, इसको समझना होगा। दोस्तों, पुरातात्विक रूप से धम्म लिपि की जो वर्णमाला प्राप्त है, उस वर्णमाला के स्वर में अ, आ, ई, उ, ए, ओ और निगृहित के रूप में अंग की मात्रा है, जिस वजह से धम्म लिपि के द्वारा लिखित शब्द के अंत में इन्हीं स्वर और निगृहित का प्रयोग होता है। अब जिस लिपि में वैसे शब्दों का प्रयोग होगा तो वैसे शब्द को पढ़ते समय उसके उच्चारण में आ, ई, उ, ए, ओ और अंग की ध्वनि ही निकलेगी और ये सारी ध्वनि अपनी संपूर्णता के साथ आवाज़ निकालती हैं। जबकि नागरी लिपि की जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला के स्वर में आ, ई, उ, ए, री, ओ, अंग, आहा है। इस वजह से नागरी लिपि द्वारा लिखित शब्द के अंत में इन्हीं स्वरों का प्रयोग होता है। अब यहाँ ध्यान देना होगा कि री, अंग और आहा का प्रयोग जिन शब्दों के साथ अंत में होता है, उन शब्दों की अंतिम वर्णमाला की ध्वनि अपनी संपूर्णता को खोते हुए आ को विलुप्त कर देती है, जिस वजह से शब्द की अंतिम वर्णमाला की ध्वनि अपने अधूरे स्वरूप में निकलती है। नागरी लिपि के लेखन में अधूरे स्वरूप का प्रचलन सिर्फ इन स्वर के साथ ही नहीं, वर्ण व्यंजन के साथ भी उपयोग किया जाता है, जिस कारण से नागरी लिपि के लेखन में हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग शब्द के अंतिम व्यंजन में किया जाता है, जिससे अंतिम शब्द के उच्चारण में भी आ की ध्वनि विलुप्त हो जाती है, यानी उस व्यंजन का उच्चारण भी अपूर्ण हो जाता है। अब संस्कृत भाषा को लिखने के लिए अपूर्ण स्वर और अपूर्ण व्यंजन की बहुतायत में आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति सिर्फ नागरी लिपि ही करती है। धम्म लिपि द्वारा लिखित एक भी शब्द का अंतिम स्वर और व्यंजन अपूर्ण रूप से उच्चारित नहीं किया जाता और ना ही लिखा जाता है, जिस वजह से धम्म लिपि द्वारा लिखित किसी भी अभिलेख को संस्कृत कहना भ्रम का जाल बनाना है। वीडियो के स्क्रीन पर जो आपको पाली में समुद्रगुप्त नाम लिखा हुआ दिख रहा है, उसका हिंदी अनुवाद समुद्रगुप्त होता है। उस पाली नाम लिखावट के बाद आपको आज का 2 बिंदी वाला चिन्ह दिख रहा होगा। उस बिंदी को आज की भाषा में विसर्ग कहा जाता है, लेकिन वस्तुतः पाली भाषा में उस चिन्ह का अर्थ पूर्ण विराम होता है। आज की हिंदी भाषा में पूर्ण विराम का चिन्ह इस प्रकार का है, लेकिन उस काल में पाली भाषा में इस प्रकार का होता था।
और पाली भाषा में रा का लेखन आज के पूर्ण विराम जैसा होता था, जिसको आप पाली में लिखे चंद्रगुप्त में देख सकते हैं। दोस्तों, पूरे विश्व में नागरी लिपि ही है जिसके द्वारा संस्कृत भाषा का लेखन संभव हो पाया है। ऐसे जोड़ तोड़ और मजबूरी में तो अब रोमन लिपि में भी संस्कृत लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या उसको पढ़ने से वह संस्कृत भाषा की संपूर्ण ध्वनि का रूप ले पाता है? बिल्कुल नहीं। फिर उस धम्म लिपि में लिखे जूनागढ़ अभिलेख को संस्कृत होने का खोखला दावा क्यों किया जा रहा है? सच्चाई यह है कि शक शासक द्वारा जूनागढ़ अभिलेख धम्म लिपि में लिखा गया था। आज थोड़े बहुत जानकार लोगों को भी पता है कि धम्म लिपि की वर्णमाला में हलंत, विसर्ग, चंद्रबिंदु सहित नागरी लिपि वाले स्वर री, औ और स, श, छ, त्र, ज्ञा जैसे व्यंजन नहीं है, जो कि संस्कृत भाषा के लेखन में सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। फिर भ्रमवादी लेखक समूह के लोगों द्वारा जूनागढ़ अभिलेख को या किसी भी काल में लिखित धम्म लिपि के अभिलेख को संस्कृत भाषा का अभिलेख कहकर लोगों को दिग्भ्रमित करना कितना सही है? आज शक और कुषाण सहित अन्य एवं शासकों द्वारा लिखित अभिलेख को कोई भी देख सकता है। अब इसके बाद भ्रमवंशियों द्वारा भाषा का दुष्प्रचार गुप्त काल के बारे में भी हमेशा किया जाता है कि गुप्त काल की भाषा संस्कृत थी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि संस्कृत लेखन का कार्य किसी भी लिपि द्वारा तभी संभव होगा जब उस लिपि की वर्णमाला में चंद्रबिंदु, हलंत, विसर्ग होगा। अगर ऐसा निशान नहीं होगा तो समझें कि उस लिपि द्वारा संस्कृत लिखा हुआ नहीं है, बल्कि संस्कृत के नाम पर एक धोखा है। एक बात और, मौर्य काल की सम्यक भाषा लिपि में कुछ स्वर और व्यंजन नहीं था, लेकिन गुप्त काल तक में भाषा लिपि के विकास क्रम में उसका निर्माण हो गया था, जैसे स और श। फिर भी गुप्त काल में संस्कृत भाषा का निर्माण नहीं हुआ था। दोस्तों, संस्कृत लिखने के लिए नागरी लिपि की आवश्यकता होती है। गुप्त काल के समय कई शिक्षण संस्थान शिक्षा के उच्चतम शिखर पर थे, जिसमें भाषा लिपि सहित धर्म और अध्यात्म पर शोध होता रहता था। उस समय तक देश की भाषा लिपि का भी काफी विकास हो गया था। उसी भाषा लिपि विकास क्रम का पहला साक्ष्य 9वीं शताब्दी के आसपास में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रांगण से खुदाई में गुप्त काल, वर्धन काल और पाल वंश के समय का बना मिट्टी का सील मिला है। गुप्त काल की सील पर लिखित लिपि धम्म लिपि है, लेकिन लिपि के विकास क्रम में उस लिपि की लिखावट थोड़ी घुमावदार हो गई है। दूसरी जो सील मिली है वह सील 9वीं शताब्दी के आसपास की है, परंतु उसकी लिखावट नागरी लिपि की है। लेकिन यह नागरी लिपि का व्यंजन अभी अपने पूर्ण स्वरूप में नहीं आया था। आप लोग भी इस स्वरूप को देख सकते हैं। इस सील में लिखा है श्री नालंदा महाविहार, लेकिन इसमें ह वर्णमाला का जिस रूप में उपयोग किया गया है वह अभी भी धम्म लिपि वाली वर्णमाला की लिखावट के मूल स्वरूप में ही है। इसका अर्थ है कि धम्म लिपि से नागरी लिपि के रूपांतरण का कार्यक्रम अभी तक जारी था। फिर भी भ्रमवंशी समुदाय के तथाकथित विद्वान लेखकगण बिना नागरी लिपि से बने संस्कृत भाषा को गुप्त काल या उससे पूर्व काल में दिखाते हुए भ्रम का पुलिंदा बनाने लगते हैं। दोस्तों, ऐतिहासिक काल के उत्खनन से प्राप्त सभी लेखों को पढ़ने का काम अंग्रेजी विद्वान जेम्स प्रिंसेप ने किया था। उन्होंने भाषा के साथ साथ धम्म लिपि की वर्णमाला के विकास की भी बेहतर तालिका बनाई थी, जिसको आप लोग देख सकते हैं। वैसे आजकल काफ़ी लोग हैं जो पाल वंश से पहले संस्कृत भाषा के जन्म की बात बताते हैं। वैसे लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि बिना नागरी लिपि के संस्कृत भाषा वाले शब्द नाम का लिखा जाना संभव नहीं है। अब आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि जैसे कृष्ण, विक्रमादित्य, धर्म, प्रिय, चंद्रगुप्त जैसों शब्दों की जगह पर पाल वंश से पूर्व कसन, बेकमादतय, धम्म, पिय, चंद्रगुप्त लिखा जाता था, जिसका प्रमाण आप देख सकते हैं। अब इसके बावजूद भी किसी को लगता है कि
धम्म लिपि द्वारा संस्कृत लिखा जा सकता है तो इस शब्द को धम्म लिपि द्वारा लिखा जाए। संस्कृत श्री लक्ष्मी ओम भूर्भुवः त्र्यंबकम पुष्टिवर्धनम यज्ञः ऋषि साम। इसलिए भ्रमिक समुदाय के तथाकथित विद्वान लेखक महोदय, जब नागरी लिपि के बिना इतना छोटा नाम भी नहीं लिखा जा सकता है तो फिर आप लोगों द्वारा प्रचारित श्रुत ग्रंथों के छंद श्लोक की वाणी कैसे बोली जाती होगी। इस बात को प्रचारित करके सही में आप लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज भ्रमवंशियों द्वारा तैयार पुस्तक जो भ्रम के पुलिंदे की मोटी गठरी है, उसके अनुसार 12वीं शताब्दी में एक मुस्लिम आक्रांता आता है और उस आक्रांता के द्वारा चुन चुनकर सिर्फ सम्यक संस्कृति के बौद्ध विरासत स्थल और बौद्ध साहित्य को नष्ट होना या आग के हवाले बताया जाता है। लेकिन 8वीं शताब्दी के बाद से आदि शंकर, जैमिनी, कुमारिल भट्ट, रामानुजाचार्य जैसे लोगों द्वारा स्थापित आराध्य स्थल व लिखित दर्शन वाले ग्रंथों को उस आक्रांता ने छुआ तक नहीं। आखिर यह विश्व का 7वां अजूबा कैसे हो गया? क्या मुस्लिम आक्रांता व इन स्वार्थी लोगों के बीच कोई गुप्त समझौता हुआ था? इस पर कोई क्यों नहीं बोलता? दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। क्या ख्याल है आपका इस जानकारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दें और दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल समन कल्चर को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।